I've always written stories about things that are so terrible. You'll run away so your brain won't remember. स्टीफन किंग का नवीनतम रूपांतरण मैक्स पर सलेम स्लॉट है और अंत में विश्लेषण के लिए बहुत सारी सामग्री है। 1975 में प्रकाशित सलेम स्लॉट स्टीफन किंग की सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक है और 2024 की फिल्म प्रतिष्ठित पिशाच हॉरर उपन्यास की नवीनतम व्याख्या है। इट फिल्मों के लेखक गैरी डॉबरमैन ने नई फिल्म के लिए निर्देशक का पद संभाला। लुइस पुलमैन सलेम स्लॉट के कलाकारों का नेतृत्व करते हैं और उनके साथ मैकेंजी ले, पिलो अस्बेक, अल्फ्रेड वुडार्ड और अन्य लोग हैं, जो एक छोटे शहर के कलाकारों को एक साथ लाते हैं जो कथा के लिए महत्वपूर्ण है। पुलमैन बेन मियर्स की भूमिका निभाते हैं, जो अपने बचपन के शहर जेरूसलम के लोट में लौटता है और पाता है कि उस पर कर्ट बार्लो नामक एक पिशाच ने हमला कर दिया है। बेन और अन्य शहरवासी शहर में हो रही रहस्यमय मौतों की श्रृंखला को देखते हैं और महसूस करते हैं कि पिशाचों का आना जाना लगा हुआ है। पूरी फिल्म में कई मुख्य पात्रों के सहयोगी, दोस्त और परिवार के सदस्य काटे जाते हैं और पिशाच बन जाते हैं, जो दर्शाता है कि कितनी तेजी से गिरावट आ रही है। चरमोत्कर्ष में बचे हुए लोग ड्राइव इन थिएटर में पहुंचते हैं, जहां पिशाच अपनी कारों की डिक्की में सूरज की रोशनी से बचने के लिए शरण लेते हैं और एक अंतिम लड़ाई शुरू होती है। क्या सलेम के अंत में बार्लो की मृत्यु हो गई है? बेन मियर्स ने बार्लो को हमेशा के लिए मार डाला। कर्ट बार्लो और सलेम के लॉर्ड के पिशाचों की एक विशिष्ट विशेषता उनकी चमकती हुई आंखें हैं, जो यह संकेत देती हैं कि फिल्म के अंत में बार्लो को मार दिया जाता है। जैसे ही बेन बार्लो की छाती में खूंटा घुसाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे यह पुष्टि होती है कि वह हमेशा के लिए मर चुका है और अब वह अन्य शहरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि जेरूसलम के लॉर्ड पर पहले ही नुकसान हो चुका है और पूरा शहर पिशाचों में बदल गया है। इस वजह से बेन और मार्क फिल्म के अंत में शहर छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहां रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बेन मीर्स मार्क के माध्यम से अपने अतीत से कैसे निपटता है? बेन मार्क को अपनी युवावस्था का प्रतिबिंब मानते हैं। फिल्म की शुरुआत में बेन मीर्स की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्य रूप से पीछे के आधे हिस्से में बिना उल्लेख के छोड़ दिया गया है, जो निष्कर्ष निकालने के लिए पुस्तक की जानकारी और घटनाओं की व्याख्या पर निर्भर करता है। सलेम स्लॉट फिल्म में बेन अपने बचपन के घर लौटता है, जहां उसके माता-पिता पहले एक दुखद दुर्घटना में मर गए थे। वह कई मौकों पर कहता है कि वह खुद को खोजने और कुछ आत्मखोज करने के लिए वहां है। एक तरह से वह दूसरों के रोमांच का लेखक होने के बजाय खुद का रोमांच पाता है। बेन के आर्क का एक और महत्वपूर्ण पहलू मार्क का चरित्र है, जिसे वह अंत में अपनाता है। मार्क को देखकर बेन को अपने बचपन के बारे में सोचने का मौका मिलता है। यह एक ऐसा तत्व नहीं है जिस पर फिल्म में ज्यादा चर्चा की गई है, लेकिन उपन्यास में इसे उनके जीवन का संयोग से एक साथ आना के रूप में वर्णित किया गया है। यह सलेम स्लॉट का एक महत्वपूर्ण कथात्मक हिस्सा है और यह बेन की अपने गृहनगर में वापसी और फिल्म के शुरुआती दृश्यों में चरित्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सुसान के पिशाच बन जाने के बाद बेन को ही उसे मारना पड़ा। बेन ने सुसान की हत्या करके अपने प्रियजनों की मृत्यु से उत्पन्न आघात पर काबू पाया। बचे हुए लोगों को सुसान को मारने का पहला मौका बेन को डॉक्टर कोडी को यह कहते हुए सौंपते हुए दिखाई देता है कि वह सुसान के लिए अपने प्यार को देखते हुए ऐसा करने में सक्षम महसूस नहीं करता है। डॉक्टर कोडी को सुसान की मां द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे बेन को क्लाइमेक्स में पिशाच सुसान का सामना करना पड़ता है। अंत में बेन के लिए उसे मारना जरूरी है, क्योंकि कहानी का एक और महत्वपूर्ण तत्व फिल्म से हटा दिया गया है। पुस्तक में बेन ने न केवल अपने माता-पिता की त्रासदी झेली है, बल्कि हाल ही में हुई एक त्रासदी भी झेली है, जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सुसान को मारना उसके द्वारा इस अन्य बड़ी त्रासदी से उबरने का साहस पाने का एक हिस्सा है, जिसे उसने झेला है।
उसे यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि सुसान चली गई है, ठीक उसी तरह जैसे उसे यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उसकी पत्नी चली गई है। उसके मरे हुए रूप को मारना नश्वरता पर उसकी पकड़ की पुष्टि करता है, जो उसके चरित्र में विकास को दर्शाता है। सलेम के अंत में जेरूसलम के भाग का क्या होता है? क्या कोई और जीवित है? यरूशलेम का भाग पहले से भी अधिक मृत है। फिल्म के अंत तक जेरूसलम का लॉट पहले से भी ज्यादा भूतहा शहर लगता है। शहर के ज्यादातर लोग या तो एक्शन से पहले भाग गए थे या फिल्म के क्लाइमेक्स में पिशाचों में बदल जाने के कारण मर गए थे। फिल्म में पहले डॉक्टर कोडी और एक शहरवासी के बीच एक दृश्य में शहरवासी बार्लो के डर से बाहर निकलने की बात स्वीकार करता है। फिल्म से पता चलता है कि बार्लो के वहां पहुंचने से पहले ही जेरूसलम का लॉट मर चुका था। बार्लो ने जेरूसलम लॉट क्यों चुना? यरूशलेम का लॉट छोटे शहर के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जैसा कि बताया गया है, बार्लो ने जेरूसलम लॉट को इसलिए चुना क्योंकि यह एक मरता हुआ शहर है। फिल्म की शुरुआत में धोखेबाज रियल एस्टेट एजेंट सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे भ्रष्टाचार ने वहां के जीवन को त्रस्त कर दिया है, और जब पहले लापता बच्चे के साथ चीजें गलत होने लगती हैं, तो हर कोई इसे अनदेखा कर देता है। पुस्तक में बार्लो ने यह भी उल्लेख किया है कि वह एक बड़े शहर के बजाय एक छोटे शहर को चुनता है क्योंकि वह उसके लिए अधिक परिचित है, और कहता है, मैं शहरों के बारे में क्या जानता हूँ? मुझे सड़क पार करते हुए एक हैंडसम द्वारा कुचल दिया जाना चाहिए। 2024 की सलेम्स लॉर्ड स्टीफन किंग की किताब से किस तरह अलग है? बेन मियर्स की मूल कहानी में भारी बदलाव। 2024 की फिल्म और मूल पुस्तक के बीच कई उल्लेखनीय अंतर हैं, जो मुख्य रूप से फिल्म प्रारूप की समय सीमा के कारण हैं। सलेम्स लॉर्ड किंग की सबसे लंबी किताब से बहुत दूर है, लेकिन यह अभी भी भारी है। सबसे पहले, बेन मेयर्स की मूल कहानी काफी अलग है। पुस्तक में उसकी पत्नी की मृत्यु का पहलू है, लेकिन उसने जेरूसलम के लॉट में अपने माता पिता को कभी नहीं खोया। उपन्यास में वह एक बच्चे के रूप में मार्स्टन हाउस में गया और वहां एक लटकता हुआ भूत देखा, जिससे स्थायी आघात हुआ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि घर और शहर प्रेतबाधित हैं। कहानी के अंत में भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। बेन और मार्क जेरूसलम के लॉट से निकलने के बाद वे मेक्सिको के एक समुद्र तटीय शहर में जाते हैं, जहां वे अपने अनुभव से उबरते हैं, एक पादरी से जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करते हैं। फिर वे 1 साल बाद और अधिक पिशाचों को खत्म करने के लिए जेरूसलम के लॉट में वापस आते हैं।